एवरीवन, आज हम बात करेंगे गॉसेस थ्योरम की। ठीक है, गॉस थ्योरम जो है हमारा वो एक साइंटिस्ट गॉस है, उनके नाम पर ही ये थ्योरम दिया गया है। और इससे पहले भी हमने जितने भी इक्वेशंस या जितने भी रिलेशंस निकाले हैं उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ही निकाली है। ठीक है, और गॉस थ्योरम में हमको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें गॉस, ये तो हम बेसिकली ये जान लिए कि क्या हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ कुछ पॉइंट्स और पढ़ने हैं, जो कि हमें ये जानना है कि एरिया वेक्टर क्या होता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, और जाननी है हमें डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस क्या होती है। ये सारी चीज़ें अगर हम समझेंगे तो हमें गॉस के थ्योरम को समझने में आसानी होगी, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ को पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहा है वो क्या है, एरिया वेक्टर क्या है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन की क्या होती है, फील्ड लाइन की डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, और बेसिकली अगर हमसे पूछा जाए कि डेंसिटी होती क्या है, तो हम जानते हैं कि डेंसिटी होती है वो होती है अमाउंट ऑफ समथिंग अपॉन वॉल्यूम दैट इट ऑक्यूपाइज। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ समथिंग में आप मास ले सकते हो या कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको दिया है नीचे अपॉन में वॉल्यूम दैट इट ऑक्यूपाइज। ठीक है, तो अब जब हम गॉस थ्योरम की बात करेंगे तो गॉस थ्योरम में आप क्या करेंगे, गॉस थ्योरम या किसी भी चीज़ की बात करें, यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपको डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन निकालनी है। ठीक है, फील्ड लाइन की डेंसिटी निकालनी है। तो फील्ड लाइन के केस में क्या होगा कि आप यहाँ पे वॉल्यूम नहीं लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम की जगह आप एरिया लेंगे, देन सॉल्व करेंगे। अब हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पे हम एरिया क्यों लेंगे। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम ये जान लेंगे कि यहाँ पे हम एरिया क्यों ले रहे हैं। एरिया इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे जो होंगे नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगे आपको, इसलिए यहाँ पे आप क्या लेंगे, वॉल्यूम नहीं लेंगे, उसकी जगह आप एरिया लेंगे। ये मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इन केस ऑफ फील्ड लाइन वी कैन नॉट डू इट बाय टेकिंग रेशियो विथ वॉल्यूम, वी डू इट विथ an area by counting the number of field lines that pierces a surface and divided it by surface। ठीक है, आप इसे समझिए ऐसे, ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, ये आपका कोई सरफेस है, इस सरफेस जो है इन्फिनाइट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जा रही है, ये आपको फील्ड लाइंस दिख रही है, ये सारी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है। ठीक है, ये क्या कर रही है आपको, ये सारी जो फील्ड लाइंस है वो इस सरफेस को क्रॉस कर करके जा रही है। उस क्रॉस करना को ही हम क्या कहते हैं, पियर्स कर रही है। ठीक है, पियर्स कर करके वो बाहर जा रही है। तो यहाँ पे जो है आपका, ये जो आपकी जो लाइंस है, यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हम एक प्लेट रख दिए हैं या एक पेपर रख दिए हैं हम। ठीक, उसको क्या करेंगे, हम हल्का सा रोटेट कर देंगे। ठीक है, ये एंगल आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हम हल्का सा रोटेट करेंगे। तो रोटेट करेंगे तब के कंडीशन में क्या होगी कि कुछ फील्ड लाइंस जो कि आपको यहाँ तक की जो फील्ड लाइन दिख रही है, सपोज कर लीजिए वो यहाँ तक की फील्ड लाइंस तो आर पार चली जाएगी, मतलब इस प्लेन से होकर निकल जाएगी। लेकिन जो आपको ऊपर की तरफ कुछ फील्ड लाइंस दिख रही है या नीचे की तरफ कुछ एक्स्ट्रा फील्ड लाइंस होगी, वो क्या होगी, वो इनको क्रॉस नहीं कर पाएगी। ठीक है, वो इसके टच में ही नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस कंडीशन में जो आपको टोटल इस डायग्राम से जो समझ आ रहा है, उससे आप देख रहे हैं कि जब आप इसके ओरिएंटेशन, मतलब ये जो इसका जो ओरिएंटेशन है, इसको आप चेंज करेंगे तो इसकी जो लाइंस की डेंसिटी है, यहाँ पे आपको लाइंस दिख रही है, ये लाइंस की डेंसिटी जो है वो भी क्या कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ कुछ तो आसानी से उसको क्रॉस कर देंगे, लेकिन कुछ फील्ड लाइंस जो है वो क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो ये कहीं ना कहीं ओरिएंटेशन को चेंज करेंगे हम, तो उसकी डेंसिटी भी चेंज होती हुई नजर आएगी हमें। मतलब हम ये कहेंगे कि जो डेंसिटी है हमारी, जो फील्ड लाइन की डेंसिटी हमें मिल रही है, वो डिपेंड करेगी हमारी सरफेस या एरिया के ऊपर। ठीक है, पूरी तरह से ये जो आपको एरिया दिख रहा है, एरिया या सरफेस कहें हम, इसके ऊपर ही डिपेंड करी है, क्योंकि इसको हम ओरिएंट कर रहे हैं, तो हमारी जो फील्ड लाइन की डेंसिटी है वो कम या ज़्यादा या चेंज हो रही है। ठीक है,
इस वजह से हम यहाँ पे वॉल्यूम ना लेके एरिया लेंगे। अगर पूछा जाए कि इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है वो एक प्लेन के थ्रू जब हम उसको पास आउट कराएंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो फील्ड लाइन की डेंसिटी होगी वो पूरी तरह से डिपेंड करती है सरफेस या फिर उस एरिया के ऊपर, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे वॉल्यूम ना लेके, ये जो आपको दिख रहा है वॉल्यूम, वहाँ पे आप वॉल्यूम ना लेके क्या लेंगे, आप एरिया लेंगे, ठीक। ये बात हो गई। वही चीज हमने लिखा है कि ये जो हमने पढ़ा, ये पॉइंट, ये सारे, ये वही चीज कह रहे हैं कि यहाँ पे हम उसके जगह वॉल्यूम ना लेके एरिया लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, बात करते हैं इसके वेक्टर। वेक्टर क्या बताता है हमारा? वेक्टर जो होता है वो किसी भी चीज का डायरेक्शन बताता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तो द वेक्टर ऑफ प्लेन सरफेस हुज मैग्नीट्यूड इज एरिया ऑफ फिगर। अगर उसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो उस फिगर में जितनी एरिया से जितनी फील्ड लाइन क्रॉस हो रही है उसका नंबर ही को हम क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उसकी डायरेक्शन की। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू प्लेन होगी, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका है, यहाँ से आपको लाइंस दिखाई देती जा रही है, तो जब इस कंडीशन में, मानिए आप इस कंडीशन में समझिए कि यहाँ पे कोई प्लेन है, ठीक है। यहाँ से आपकी सारी फील्ड लाइंस जा रही है और आपका प्लेन का डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक। ये कुछ है, इसका डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, ऊपर की तरफ, और इधर से आपकी फील्ड लाइंस आ रही है। तो इनके बीच के जो, अब हम एंगल की बात करें तो यहाँ पे एंगल क्या होगा? परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का होगा। वही चीज यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। उसी को हम क्या कह सकते हैं? नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। नॉर्मल टू द प्लेन कहेंगे हम। अब इस कंडीशन में जब हम उसका वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, तब के कंडीशन में हमको दो डायरेक्शन मिलेगा। एक आपका होगा इनवर्ट डायरेक्शन और दूसरा होगा आउटवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे हम आउटवर्ड डायरेक्शन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी हम डायग्राम लेंगे वो सारे उसके आउटवर्ड डायरेक्शन पे होंगे। तो लेट अ प्लेनर एरिया एलिमेंट, एक हम प्लेनर एरिया एलिमेंट लेट कर लेते हैं, मतलब मान लेते हैं, जो कि है यहाँ पे ds, ठीक है। ds इसलिए लिए हम क्योंकि ये बहुत छोटा एरिया की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ds की जगह आप देखेंगे कि कई कई बुक में da भी लिया है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में ds लिया है, इसलिए हम ds लेकर ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर अब हम ds की बात करें तो ds क्या है? हमारी मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एलिमेंट। उस एरिया एलिमेंट की क्या मैग्नीट्यूड है? मैग्नीट्यूड मतलब नंबर है, ठीक है। अब इसका जब एरिया एलिमेंट है तो उसका ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एक डायरेक्शन भी होगा, और हम बात किए हैं कि डायरेक्शन में हम आउटवर्ड डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। ये देखिए आप डायग्राम, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये एक आपका कोई भी प्लेन है और प्लेन में आप बहुत छोटा सा पॉइंट लिए हैं, ठीक है। ये ds लिए हैं आप, बहुत छोटा पॉइंट। और अगर इसकी डायरेक्शन की हम बात करें तो वही हमने कहा जो आउटवर्ड मतलब बाहर की डायरेक्शन में है, आउटवर्ड डायरेक्शन में लिए गए हैं, और उसको वेक्टर से अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो है हमारा n वेक्टर, ठीक है। तो n वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल टू द प्लेनर आर्क। इस कंडीशन में अगर हम ds को वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे तो ds, क्योंकि हम वेक्टर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमको दिशा उसकी दिख रही है, ये n कैप जो हम ले रहे हैं वो उसका दिशा ही बता रहा है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन बता रही है। और अगर हम ds की बात करें तो ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड बताएगा ये। और n जो वेक्टर आपको n कैप जो आपको दिख रहा है वो इसका डायरेक्शन बता रहा है कि वो एरिया जो है वो किस डायरेक्शन में है, ठीक। ये बात हो गई इस एरिया की। अब हम देखते हैं कि इन केस ऑफ, ये तो आपका हो गया प्लेन एरिया, जब आपको एकदम एक प्लेन एरिया दिया गया होगा। लेकिन सपोज अगर आपको पूछ दिया गया कि कर्व्ड एरिया आपको दिया गया है, तब आपको फाइंड आउट करनी है, तब के कंडीशन में आप क्या करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो in case of curved surface, the whole area is divided into a large number of very small area element. ये आपको जो कर्व्ड एरिया, ये आपको जो कर्व्ड एरिया दिख रहा है, ये कर्व्ड एरिया जो क्या है, बहुत छोटे छोटे भाग में डिवाइडेड है, ठीक है, बहुत बहुत स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में। वही चीज यहाँ पे लिखा है, द होल एरिया इज डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ, बहुत ज्यादा नंबर में छोटे छोटे एरिया में क्या है, डिवाइडेड है।
तो ईच स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ कर्व सरफेस इज ट्रीटेड एज प्लेनर, मतलब हर एक स्मॉल एरिया को हम प्लेनर की तरह ट्रीट करेंगे। और उसकी डायरेक्शन की अगर बात करें तो उसकी डायरेक्शन होगी अलोंग आउटवर्ड टू नॉर्मल। वही आउटवर्ड जो हमने कहा, बाहर की ओर आपको इसकी दिशा दिख रही है। अब सपोज इस दिशा में अगर हम बात करें कि ds वेक्टर हम ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो आपको एक छोटे से प्लेन में हम बात करें तो यहाँ पे अगर आपको ds वेक्टर लेना है तो इसकी वैल्यू हमने अभी इसके पहले ही देखी कि ds वेक्टर की वैल्यू क्या है, ds इंटू एन कैप है, जहाँ पे ds जो है वो मैग्नीट्यूड को बता रहा है और एन कैप जो है डायरेक्शन को बता रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक, ये तो हो गया कर्व फेस में, ठीक है। आपने देखा कि प्लेन सरफेस जब होगा तब के कंडीशन में क्या होगा। उसके बाद आपने देखा कि अगर प्लेन की जगह आपको कर्व सरफेस दे दिया तब के कंडीशन में क्या कंडीशंस आएंगे, तो वो देख लिया हमने। अब हम बात कर लेते हैं एक चीज, ये तो आपकी हो गई एरिया वेक्टर। आपने जान लिया कि एरिया वेक्टर क्या होता है, उससे जितनी भी फील्ड लाइन निकलती है, और यहाँ पे हम एरिया वेक्टर क्यों ले रहे हैं, वहां पे वॉल्यूम की जगह एरिया क्यों लिए, ये सारी बातें आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम लेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे एक और चीज जो हमें गॉसेस थ्योरम को पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स जो होता है वो बेसिकली काइंड ऑफ फ्लो होता है। मतलब कोई भी जो फील्ड लाइंस है वो किस टाइप से मतलब फ्लो कर रही है, कितनी मात्रा में फ्लो कर रही है, उसको ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। इसको फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो ये हो जाएगी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की टोटल नंबर है क्रॉसिंग द एरिया नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ये जो आपको एरिया दिख रहा है, इस एरिया से जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग मतलब क्रॉस करके इसको जा रही है, आपको दिख रहा है ये सारी जो हो रही है ये क्रॉस करके हुए जा रही है, क्रॉसिंग एरिया नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किसी एरिया से जितना क्रॉस होके जितनी जा रही है उसको ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आप यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपको दिख रहा है जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पासिंग नॉर्मली थ्रू एरिया एलिमेंट, जो हम बहुत छोटे से एरिया की बात कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे एक छोटी सी एरिया है, इस एरिया पर ही हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो इस एरिया में हम लेंगे नॉर्मली थ्रो एरिया एलिमेंट जो है वो बहुत छोटा है, जो कि है डेल एस, ठीक है। अब यहाँ से हमें बताना है कि यहाँ से टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से, यहाँ पे हम करेंगे डेल फाई ई, क्योंकि हमको एक ही जो है किसी एक के लिए बताना है, इसलिए हम यहाँ पे और एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, इस वजह से हम डेल में लेंगे। तो डेल फाई ई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ई इंटू डेल एस, ठीक है। अब अगर बात करें हम, यहाँ पे जो एरिया है वो एक एंगल बना रही है थीटा, ठीक, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में एक थीटा एंगल, जो एक एंगल बना रही है वो थीटा है, ठीक है, जो कि है ई के डायरेक्शन में बना रही है। तो हम अगर डेल फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई इनटू सरफेस, ठीक है। अब ये जान लेते हैं कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई क्या होता है, ये आप समझ लीजिए। ये आपका सपोज ये कोई फील्ड अगर है तो यहाँ से आपकी जो लाइंस है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो लाइंस है वो जा रही है, ठीक है। तब के कंडीशन में अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल कुछ ऐसे बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे ये तो परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है, ये एंगल यहाँ पे क्या बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। अब थीटा एंगल के लिए हमने ये चीज और पढ़ा है कि इसके दो कंपोनेंट मिलते हैं हमको, एक हॉरिजेंटल होता है और एक वर्टिकल होता है। इस चीज के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये जो आपका होता है ये हॉरिजेंटल होता है और ये जो आपको दिख रहा है वो वर्टिकल होता है, ठीक है। हॉरिजेंटल के केस में यहाँ पे जो थीटा एंगल बन रहा है वो हॉरिजेंटल वाले पार्ट के साथ बन रहा है। तो हॉरिजेंटल के केस में हम क्या लेते हैं, कॉस थीटा लेते हैं। तो ये क्या हो जाए, इसके दो कंडीशन मिलेंगे आपको। और वर्टिकल के केस में साइन थीटा लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हॉरिजेंटल में आपको ई कॉस थीटा मिलेगा
और वर्टिकल की बात करें तो वहां पे आपको मिलेगा ई साइन थीटा, यहाँ पे ई साइन थीटा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिलेगा उसको हम लेंगे, मतलब क्या लेंगे, यहाँ पे आप ई कॉस थीटा लेंगे। तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई आप लिखेंगे ई कॉस थीटा, और अगर हम सरफेस की बात करें तो बहुत छोटा सरफेस जो हमने लिया है डेल एस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें टोटल मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगी, डेल फाई ई इज इक्वल टू ई डेल एस कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कॉस थीटा के पास वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, सपोज जब आप ई कॉस थीटा, हम ये बात करें कि कब हमको मैक्सिमम मिलेगा, तो जब हम थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे। ठीक है, जब हम कॉस थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तब के कंडीशन में आपको डेल फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, ई डेल एस मिलेगी, आपको ई डेल एस मिलेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो आपका फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक, सेकेंड कंडीशन में जब हम थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे, मतलब जब वो परपेंडिकुलर होगा उसकी वैल्यू 90 रहेगी, तब के कंडीशन में देखते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब हम डिग्री 90 डिग्री रखेंगे, इनके बीच का जो एंगल रहेगा उसकी वैल्यू जब हम 90 डिग्री करेंगे तब हमको जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आपको मैं ये चीज़ समझाती हूँ कि यहाँ पे वैल्यू कब कैसे किस टाइप की हो रही है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे 0 डिग्री क्यों हो रहा है मैं आपको ये समझाती हूँ। ये आपका कोई सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस से बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस फ्लक्स लाइंस जा रही है। ठीक, ये लाइंस जा रही है, अब ये क्रॉस करेगी यहाँ पे जो आपको एक प्लेट रखे हैं, हम सपोज कर लीजिए, यहाँ से ये क्या हो रही है, क्रॉस करते हुए जाएगी। ये जो आपका प्लेट है, ठीक है, ये जो प्लेट अभी के डायरेक्शन में अगर हम देखें, अभी बात करें तो ये आपको आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और आपके जो ये आपको सरफेस दिख रहा है, इस सरफेस का डायरेक्शन भी अभी इसी दिशा में है। ठीक है, इस दिशा में है, तो इसी दिशा में जब सरफेस है तो इस कंडीशन में आपका जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा, मतलब वही इस कंडीशन में जो फ्लक्स मिलेगा वो हमें मैक्सिमम मिलेगा। सेकेंड कंडीशन में बात करें कब 90 डिग्री में बनेगा, तो 90 डिग्री के लिए क्या देखना आप कि देखिए ये जो आपको यहाँ पे सरफेस दिख रहा है, ठीक है, ये सरफेस जब आपकी किस डायरेक्शन में होगी, कुछ ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, ये आपकी जो फील्ड लाइन आ रही है वो इसी लाइन में आएगी। ठीक है, वो इसी डायरेक्शन में आएगी, उसका डायरेक्शन कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन जो आपने ये सरफेस जो रखा है, ये प्लेट कहिए या कोई एक प्लेन आप पेपर रखे हैं जिससे आपको फील्ड लाइन को क्रॉस करवाना है, वो अभी किस डायरेक्शन में है, वो अभी कुछ परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री पर है। ठीक है, तब के कंडीशन में समझिए ये आपका क्या है, ये जो आपकी फील्ड लाइंस जा रही हैं वो है, और आपका जो यहाँ पे प्लेट रखा है, इस प्लेट का डायरेक्शन अभी है परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री में। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये कुछ इस तरह है, और यहाँ पे आपकी अगर हम यहाँ पे एरो न लगा के समझें, ये आपकी जो है ये सारी फील्ड लाइंस जा रही है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ आपका ये जो प्लेन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये प्लेन दिख रहा है, इसका डायरेक्शन अभी के कंडीशन में ऊपर की तरफ है। तब इनके बीच का एंगल क्या होगा, तब इनके बीच के एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होगी, परपेंडिकुलर मतलब। तो 90 डिग्री के कंडीशन में आपको cos 90 की वैल्यू 0 मिलेगी, मतलब इस कंडीशन में जो भी फ्लक्स का मान होगा वो 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि इस कंडीशन में जो भी फ्लक्स होगी, ठीक है, वो इसको क्रॉस कर नहीं पाएगी, कुछ इस डायरेक्शन में चली जाएगी, कुछ इधर नीचे तरफ के डायरेक्शन में चली जाएगी, लेकिन कोई इसको एग्जैक्टली क्रॉस नहीं कर पाएगी। इस वजह से यहाँ पे जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है, होप आपको ये दोनों कंडीशन समझ आए होंगे कि कब वैल्यू 0 रखेंगे, तब कब मतलब थीटा की वैल्यू 0 आएगी, जब जो सरफेस जो फील्ड लाइन है उनका डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सरफेस का डायरेक्शन एक है, तब की कंडीशन में आपकी वैल्यू 0 आएगी। और जब परपेंडिकुलर है, मतलब जो आपका ये प्लेन आप रखे हैं ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब कुछ ऊपर की तरफ के डायरेक्शन में है, तब के कंडीशन में आपकी वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री आएगी, और इनके बीच जो आपको फ्लक्स मिलेगा उसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करें इस कंडीशन में टोटल फ्लक्स की, क्योंकि देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स दिए गए हैं, छोटे छोटे डिवाइडेड हैं, जो कि ds है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हम अगर बात करें कि हमको टोटल फ्लक्स निकालना है कि इस पूरे सरफेस में कितने फ्लक्स हैं, हमें वो निकालना है। तो तब के कंडीशन में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको डेल फाई न लेके आप सिर्फ फाई ई लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल फ्लक्स की बात की गई है, इसलिए आपका डेल हट जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप पहले वाले के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका E1 डेल S1 हो जाएगा, सेकेंड वाले के लिए E2 डेल S2, इसी तरह आपका सो ऑन चलते रहेगा, वो E3 E4 E5, ठीक है। कहाँ तक के जाएगा, वो En डेल Sn तक जाएगा। अब इस कंडीशन, ये तो आपने सो ऑन करके लिख दिया कि इस तक के जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करें, सपोज कर लीजिए आप इसे समेशन ऑफ लिख देते हैं हम। यहाँ पे जो आपको En और Sn दिख रहा है, यहाँ पे n की वैल्यू हम मान लेते हैं कि n की i की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेकर n तक की होगी, ठीक। क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ है तो हम उसको समझ लेते हैं कि वो 1 से लेकर के पूरा n तक के होगी। तब के कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा इंटू डेल Si हो जाएगा, ठीक है। और अगर i के वैल्यू आपको यहाँ पे पता ही है कि क्या है, 1 से लेकर n तक के हैं, एक बार S1 S2 S3 इस तरह आपको टोटल सरफेस का मिल जाएगा। अब अगर बात करें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हमें निकालना है, तो टोटल के लिए आप जानते हैं कि इसके लिए आप क्या करेंगे, पूरा सरफेस का इंटीग्रेशन करेंगे। तो पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन करने पर हमें टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ S लिखेंगे, E इंटू ds करेंगे। यहाँ पे E जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ds जो है वो बहुत छोटा सा सरफेस है, क्योंकि यहाँ पे हम पूरे सरफेस का ले रहे हैं। तो पूरे सरफेस के लिए E इंटू ds मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये सरफेस इंटीग्रेशन है, ठीक है। जो आपको उसमें सर्कल दिख रहा है, वो सर्कल का निशान हमें बता रहा है कि हम पूरे होल सरफेस की बात कर रहे हैं, और ये सरफेस का इंटीग्रेशन साइन है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अगर ये आपको समझ आया होगा, होप इतना कि आप जब पूरे होल पार्ट के होल सरफेस की बात करें कि उस कंडीशन में कितना फ्लक्स प्राप्त होगा, तब के कंडीशन में आपकी ये आएगी इक्वेशन, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds, ठीक है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें कि इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, E इंटू ds दिया है। अगर बात करें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप क्या कर देंगे, यहाँ पे N/c करेंगे, न्यूटन अपॉन कूलम्ब जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू के लिए हम यहाँ पे लेंगे। और अगर हम बात करें, यहाँ पे सरफेस दिया गया है, सरफेस के लिए हम क्या लेते हैं, मीटर का स्क्वायर लेते हैं। तो ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इसकी अगर यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम्ब, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए न्यूटन पर कूलम्ब, और उसके बाद जो आपको छोटा सा स्पेस दिया गया है उसके लिए आप क्या लेंगे, कोई भी छोटी सी एरिया है तो एरिया के लिए हम मीटर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इतने सब डिस्कशन के बाद, क्योंकि हमने ये जान लिया कि एरिया वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो इन सब के डिस्कशन के बाद अब हम आते हैं अपने पॉइंट में, जो कि है हमारा गॉसेस थ्योरम, ठीक है। तो आइए इस पर बात करते हैं। तो ये थ्योरम क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए कि दिस थ्योरम गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस एंड द नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। मतलब आप इसे अगर सरल शब्दों में समझें तो ये जो है आपका फाई ई, ठीक है, और क्यू मतलब चार्ज, इसके बीच क्या है, रिलेशन है। टोटल जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक, और उसके साथ साथ चार्ज, इन दोनों के बीच में ये क्या करता है, हमको रिलेशन बताता है, ठीक है। और अगर इसकी एक हम डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि गॉस थ्योरम स्टेट दैट, गॉस थ्योरम ये कहता है कि टोटल जो फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स मतलब क्या, फाई ई से हम दर्शाते हैं, हमने वही चीज आपको बताया। तो जो टोटल फ्लक्स होगी वो क्लोज्ड सरफेस जो है उसके 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज
इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, मतलब जो आपका यहाँ पे गॉस थ्योरम ये बोल रहा है कि जो आपका टोटल फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, जो आपको टोटल फ्लक्स मिलेगा वो जो होगा 1/ε0 टाइम्स होगा नेट चार्ज। नेट चार्ज मतलब क्या है, क्यू है। ठीक है, क्यू के क्या, Q/ε के जो होगा इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। इस सरफेस में जितना भी चार्ज होगा उसके Q/ε0 टाइम्स गुना होगा। ठीक है, जो आपका फाई होगा वो Q/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, अब आप इसे आगे समझिएगा ताकि आपको ये बेटर समझ आए। तो इसके लिए हमारा जो आपका फाई है दिख रहा है आपको, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। आपको एक बार और समझा देते हैं ताकि आपको बिल्कुल डाउट मत रहे, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गॉस थ्योरम जो ये कहता है कि जो हमारा टोटल फ्लक्स होगा जो निकल रहा है क्लोज्ड सरफेस से, ठीक है, थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, वो 1/ε टाइम्स, मतलब 1/ε जो टाइम है नेट चार्ज निकल रहा है, 1/ε टाइम में जितना नेट चार्ज मतलब क्यू निकल रहा है इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस उतना गुना होगा। ठीक है, मतलब फाई जो होगा वो इक्वल होगा Q/ε0 के। होप ये आपको समझ आया होगा। इसको और देखिए आप आगे कि जो फाई मतलब टोटल फ्लक्स जो है वो हमारा Q/ε टाइम्स होगा। ठीक है, यहाँ पे आप फाई के लिए क्या लिख सकते हैं, आप इसको क्लोज्ड मतलब सरफेस इंटीग्रेशन से आप डिनोट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सरफेस इंटीग्रेशन में, ये हो जाएगा E/ds। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट कि ये क्या कहता है, ये हमने जान लिया। अब हम जानते हैं कि इसको हमसे अगर पूछा गया इसको प्रूफ करने का, तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम ये जान लेते हैं। तो प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए। यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्लस क्यू चार्ज दिख रहा होगा। तो प्लस क्यू चार्ज से यहाँ पे आप एक छोटा सा एरिया ले लेंगे। इस एरिया की वैल्यू क्या हमने ली है, ds। ठीक है, और यहाँ से जो है ये वेक्टर r दूरी पर है। इस एरिया की अगर टोटल दूरी देखें हम तो वेक्टर r दूरी में है और ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है। आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट ले लीजिए P। ठीक है, इस पॉइंट P पे हमको बताना है कि यहाँ पे हम लिखे हैं कि इस पॉइंट P पर हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है वो क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या जानते हैं हम, जो होती है ये हमने पहले भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q/r²। ये इससे पहले हमने जितने भी इक्वेशंस रिलेशन पढ़े हैं उसमें हमने ये फाइंड आउट किया है। अब यहाँ पे बात होती है फ्लक्स की। हमें बताना है कि इस एरिया जो है, बहुत छोटे एरिया की हम बात करें, यहाँ पे जो छोटा सा एरिया है ds, इस एरिया में जो टोटल फ्लक्स होंगे उसको हमें बताना है। तो इस फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, d phi e, मतलब ये फ्लक्स है और छोटे एरिया के लिए है, इसलिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे d, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी e ds cos थीटा। ठीक है, e इंटू ds और साथ ही साथ जो एंगल बन रहा है cos थीटा वो आ जाएगा। यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। तब के कंडीशन में देखते हैं कि जब हम थीटा की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या होगा। थीटा की वैल्यू 0 लेंगे तो d phi e की वैल्यू क्या हो जाएगी, e ds हो जाएगी। वही जो हमने मैक्सिमम वाला कंडीशन लगाया था उसी तरह से यहाँ पे होगा, e इंटू ds हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इस पूरे सरफेस में टोटल जो फ्लक्स है वो कितना होगा, तो टोटल फ्लक्स के लिए आप क्या करेंगे, इसका सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो फाई ई यहाँ पे हम जब टोटल सरफेस निकालेंगे तो डेल हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम सरफेस इंटीग्रेशन करोगे डी फाई ई का, ठीक है, तो डी फाई ई की वैल्यू आप यहाँ पे लिख लीजिए, वो क्या हो जाएगी ई इंटू डी एस। अब ई इंटू डी एस के कंडीशन में आप क्या करेंगे, ई को आप बाहर कर दीजिए, ये आपकी बाहर हो गई और ये सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, ds हो गया। अब इसको अगर आप समझें कि e इंटू सरफेस इंटीग्रेशन ds क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा e इंटू टोटल एरिया ऑफ सरफेस, मतलब उस सरफेस का जो टोटल एरिया है वो हो जाएगा।
और टोटल एरिया ऑफ सरफेस का हम जानते हैं कि उसको हम किससे डिनोट करते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर से। यहाँ पे आपको एक और वैल्यू दिख रही है ई की वैल्यू हमने पहले भी निकाली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से देख लीजिए आप ई की वैल्यू जो हमने रखी है, यहाँ पे ई की वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए और टोटल एरिया ऑफ सरफेस हमको पता है कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे आपका 4 पाई आर स्क्वायर और इधर का 4 पाई आर स्क्वायर कट गया तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 5e की वैल्यू आपकी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। तो ये वही हुई जो आपको स्टेटमेंट में कहा गया था कि गॉस थ्योरम स्टेट दैट जो टोटल फ्लक्स 5e है वो क्लोज्ड सरफेस के 1/एप्सिलॉन गुना जो उसमें से चार्ज निकलेगा उसका होता है। मतलब जो 5e होता है वो इक्वल होता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। वही चीज हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। यह हो गया आपका गॉसेस थ्योरम का प्रूफ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज उसमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस।